गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज आर्थिक नियोजन की। तो कोई भी देश है जो आर्थिक नियोजन क्यों करता है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्थिक नियोजन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? जब हम किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाते हैं किसी कार्य के लिए तो उसे नियोजन कहा जाता है। लेकिन ये योजनाएं हम अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था को केंद्रित करते हुए बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक नियोजन के बारे में आप समझ गए होंगे कि जब अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएँ हैं, आर्थिक विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए समस्त प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती है अर्थव्यवस्था के द्वारा, देश के द्वारा, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके बारे में एक डेफिनेशन लेते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की एक डेफिनेशन है। प्रोफेसर रॉबिन्स प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे युग की, प्रोफेसर रॉबिन्स, तो प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं हमारे युग के समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के निराकरण की जो एक शानदार औषधि है वो क्या है, ये आर्थिक नियोजन है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसको आर्थिक जो समस्या है उसके निराकरण की एक शानदार औषधि माना है। हमारी भाषा में कहें तो ये एक रामबाण औषधि है। तो इस तरीके से प्रोफेसर रॉबिन्स है जो इसको इस तरीके से बताते हैं, एक औषधि के रूप में इसको मानते हैं। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करी जाए तो वो है कुछ इस तरीके से है कि किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के कोई राजकीय कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर कोई आर्थिक कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, राजकीय उसे कहेंगे आर्थिक नियोजन कहेंगे। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कोई विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए और सरकार के द्वारा वो किया जाना चाहिए। तो ये है साहित्यिक दृष्टिकोण से नियोजन की परिभाषा। तो इसके अलावा बात करें हम प्रोफेसर हेयक की, तो प्रोफेसर हेयक कहते हैं कि किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादन कार्यों के लिए निर्देशन किया जाना आर्थिक नियोजन है। तो ये कुछ अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं और है, लेकिन ऑल ओवर हम कहें कि आर्थिक नियोजन क्या है तो आर्थिक नियोजन के बारे में हम यही कहेंगे, कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो ये आर्थिक नियोजन है मुख्य और सभी देश है अपने देश में बेकारी, बीमारी, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पे क्या योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित, वो चाहते हैं कि अच्छे से क्रियान्वित हो जिससे कि देश है जो तरक्की करे, देश विकास के रास्ते पे आए। इसलिए सभी देश क्या करते हैं, अपने अपने स्तर पे अपने अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से आर्थिक योजनाएं बनाते हैं। तो ये है आर्थिक नियोजन। तो ऑल ओवर आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था के लिए किया गया प्लानिंग या किया गया नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन है। तो इसके उद्देश्यों की बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य, तो आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत भी कुछ और टॉपिक आएंगे, इसको हम नाम देंगे ए। आर्थिक उद्देश्य, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन।
तो कोई भी देश है अपने देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विदोन का मतलब उनको अच्छे से काम मिले, इसके लिए क्या बनाता है, योजना बनाता है। क्योंकि हम जिधर भी देखते हैं सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों का दिया हुआ ही हमें देखने को मिलता है और प्राकृतिक संसाधनों से ही ये अर्थव्यवस्था चल रही है। क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का बदला हुआ रूप हमें देखने को मिलता है और प्राकृतिक संसाधनों से ही अर्थव्यवस्था चल रही है। यदि हम बात करें फर्नीचर उद्योग है तो जैसे सारी लकड़ी प्रकृति के द्वारा दी गई है। हम बात करें जैसे बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग जो है ये लाइन का जो काम है, बिल्डिंगें बनती और भवन वगैरह बनते हैं, तो ये जो उद्योग है वो सारा का सारा पत्थर मिट्टी वगैरह इन्हीं से बनता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जहाँ भी हम जिस भी उद्योग के बारे में देखेंगे उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिला हुआ है हमें, वो प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति से ही हमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो बात करी जाए हमारे पहले पॉइंट की प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की, तो प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए अर्थव्यवस्था है क्या करती है, अच्छी योजना बनाती है, आर्थिक योजना बनाती है जिससे कि देश में विकास हो। क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार निकलता है। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या वो रोजगार की होती है। तो उस समस्या को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अच्छे से हम क्या करें, प्रयोग में लें। बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, तो वो है उत्पादन वृद्धि। तो सभी देश चाहते हैं कि उनके देश में उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में हो, तो उसके लिए भी क्या बनाते हैं, वो अच्छी योजना बनाते हैं। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो है पूर्ण रोजगार। प्रत्येक देश चाहता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को क्या मिले, पूर्ण तरीके से रोजगार मिले। पूर्ण का मतलब सभी लोगों को रोजगार मिले। फिर भी ये समस्या रहती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, उनको सभी को काम चाहिए और काम मिल नहीं पाता। तो हमेशा इसके लिए सरकारें जितनी भी है वो तत्पर रहती है कि उनको अच्छे से क्या है, कोई रोजगार करवाया जाए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के ऐसे काम खोले जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिला रहे। रोजगार मिला रहेगा तो उनके आजीविका का जो साधन है वो चलता रहेगा। यदि रोजगार नहीं होगा तो बहुत ही बड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए भी अर्थव्यवस्था क्या करती है, योजनाएं बनाती है। बात करें हमारे चौथे पॉइंट की, तो वो है कृषि विकास। चौथा हमारा पॉइंट है वो है कृषि विकास। तो कृषि विकास से भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में हम जानते हैं कि 70% लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। आज भी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हैं जो लगभग 70% से ज़्यादा लोग हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो सरकार ये चाहती है, इसके लिए योजना बनाती है कि कृषि क्षेत्र को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार तो मिले ही लेकिन अच्छे से प्रोडक्शन भी हो, अच्छी उनकी कीमत भी मिले, उनका जो भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके लिए भी क्या है, सरकारी योजना बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण की बात करी जाए तो मतलब उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था क्या चाहती है, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि बड़ी मात्रा में रोजगार निकले, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो और देश विकास की ओर अग्रसर हो। तो इस तरीके से कुछ है जो इससे बेनिफिट होता है। इसके उद्देश्य ये भी है कि उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया है। छठे पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो है संतुलित आर्थिक विकास। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहती है कि हमारा देश संतुलित तरीके से आगे बढ़ता रहे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि संतुलित आर्थिक विकास हो, किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं हो। यदि हम चाहें कि जैसे हमारे जो कुछ स्टेट है वो बहुत शानदार तरीके से प्रोग्रेस करें, लेकिन वहीं देखें तो कुछ स्टेट है वहाँ बेकारी बहुत बड़ी मात्रा में है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था क्या चाहती है कि पूरे देश का एक जैसा एक साथ अच्छे से विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विषमताओं में कमी। अर्थव्यवस्था की जो विषम परिस्थितियाँ होती है, जिसमें बात करें हम बेरोजगारी की या बेकारी की, या सबसे बड़ी जो बात करें
वो है गरीबी की। ठीक है, यदि विषम परिस्थितियों की बात करें तो मुख्य रूप से इसको गरीबी को समझाता है। तो अर्थव्यवस्था की हमारी क्या ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है कि हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में। तो किसी भी देश के लिए जो विषम परिस्थिति की बात करी जाए तो गरीबी को ही लिया जाना चाहिए इसमें। तो गरीबी किसी भी देश की है जो एक बड़ी समस्या होती है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके निराकरण के लिए आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, और इस प्रकार की जो विषम परिस्थितियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो आर्थिक नियोजन का ये भी उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था की जो विषम परिस्थिति है, अमीर गरीब है, इनका जो फासला वो कम किया जाए, गरीब को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये भी इसका उद्देश्य है। बात करें हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो युद्ध पश्चात निर्माण। जब कोई भी देश युद्ध की स्थिति से ग्रसित होता है तो वो वापस ये चाहता है कि उसका जो पुनर्निर्माण बड़ी तेज़ी से हो, तो उसके लिए भी आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्र युद्ध से ग्रसित हुए उनको वापस तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ युद्ध होता है वहाँ जान माल सभी चीज़ों का बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, सभी उद्योग धंधे सब चौपट हो जाते हैं। तो उनको वापस से रिकवर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है योजना बनाई जाती है। और बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है व्यापार चक्र। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र आते रहते हैं, कभी तेज़ी का दौर आता है तो कभी मंदी का दौर होता है, सभी दौर समस्याएं लेके आते हैं। तो इनको नियंत्रित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी अर्थव्यवस्थाएं क्या करती है, योजना बनाती है जिससे कि व्यापार चक्रों पे है जो नियंत्रण किया जा सके। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि देश में रहने वाले लोगों की है जो आय बढ़े, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय बढ़े, देश की आय बढ़े, तो इससे कि देश में विकास कार्य तेजी से बढ़ सके। तो इसके लिए भी आर्थिक योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आत्मनिर्भरता। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि देश है वो आत्मनिर्भर हो जाए सभी तरीके दृष्टि से, चाहे वो खाद्यान्न के मामले में हो, चाहे वो अन्य टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या किसी भी प्रकार की कोई हो। तो इसके लिए भी अर्थव्यवस्था की योजना बनाई जाती है और उनको क्रियान्वित किया जाता है जिससे कि देश है जो तरक्की कर सके, विकास के रास्ते पर बढ़ सके। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आधारभूत संरचना का विकास। तो आधारभूत संरचना का विकास की बात करें तो आधारभूत संरचना क्या होती है, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य, सभी क्षेत्र है, ये आधारभूत संरचना के हमारे मुख्य टॉपिक है। इनको विकसित किया जाना चाहिए। तो इनके लिए भी सरकारें क्या करती है, योजनाएं बनाती है और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है उद्देश्य का। और बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास। तो ये भी एक हमारा कारण है कि देश शानदार और तेज़ी से विकास करे। इसके लिए भी क्या है, हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो आर्थिक विकास के ये कुछ उद्देश्य ये है जो आर्थिक स्थिति के आधार पर होते हैं, आर्थिक उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, नाम देते हैं इसको, ये है सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य भी है, कुछ समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं या उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो वो कौन कौन से सामाजिक उद्देश्य है, तो बात कर लेते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य का, वो है सामाजिक सुरक्षा।
सामाजिक सुरक्षा का मतलब है समाज में रहने वाले लोगों को बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था में हेल्प मिले। तो इसके लिए सरकारें क्या करती है, योजना बनाती है जिससे कि वृद्धावस्था में जैसे पेंशन की स्कीम दे रखी है सरकार ने, ये है जो लोगों को सभी को मिलती रहे। और इसके अलावा बेकारी का मतलब है बेरोजगारी, ठीक है, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिले, इसके लिए उनको जो फंड होता है, ठीक है, एक इसको बोलते हैं एक तरीके से पेंशन के तरीके से होता है ये, तो वो इनको क्या है दिया जाना चाहिए। जो फंड है ये जिसको भत्ते के रूप में कहते हैं, ठीक है, इसको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं हम, तो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाना चाहिए, सरकारें देती भी है, ठीक है। और बीमारी का मतलब है मेडिकल की सुविधाएं सभी लोगों को आसानी से मिल जाए और फ्री में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। तो इनके लिए सरकारें क्या करती है, योजनाएं बनाती है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है सामाजिक सहायता। तो सामाजिक सहायता का मतलब है समाज में रहने वाले लोगों को कुछ विशेष परिस्थितियां लोगों के साथ आ जाए तो उनको भी सामाजिक सहायता दी जानी चाहिए। जैसे कि मान लो परिवार में मान लो कोई एक व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक दुर्घटनाएं हो जाती है, परिवार का एक ही सदस्य कमाने वाला, तो उस कंडीशन में सरकारें क्या हेल्प करती है और कुछ राशि है उन परिवार को, पीड़ित परिवार को देती है। तो इस तरीके से हम ये देखते भी समाज में, जिससे कि लोग ये जो परेशानियाँ हैं जो अपनी कुछ कम कर सके, तो इस तरीके से भी योजनाएं बनाई जाती है। बात करें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, तो वो है वर्ग विशेष का समापन। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये गरीब वर्ग है, इसका समापन किया जाना चाहिए। गरीब लोगों को कुछ रोजगार और उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि वो गरीब वर्ग से बढ़ करके मिडिल वर्ग में ये आ जाए। तो गरीब कोई नहीं रहे, गरीबों को, लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे काम, रोजगार, धंधे ये इस तरीके से करवाए जाए, उनको रोजगार दिया जाए जिससे कि वो लोग आगे बढ़ करके किसी जो अगले वर्ग में है, ठीक है, मध्यम वर्ग में चले जाए। और जो गरीबी रेखा से जो नीचे वर्ग है, ठीक है, उनको भी गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए, तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। बात करें हमारे नेक्स्ट चौथे पॉइंट की, तो वो है नैतिक और बौद्धिक उत्थान। नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान। नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान। तो ये भी है कि लोगों को का जो नैतिक है वो बौद्धिक उत्थान भी किया जाए। उसके लिए भी सरकारें क्या करती है, योजनाएं बनाती है, जैसे कि लोगों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, लोगों में नैतिकता के गुण, जो गुणों को बताया जाए कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक काम करोगे तो फ़ायदा होता है, और कहीं न कहीं उनको लाभान्वित भी किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो नैतिक और बौद्धिक यानी उन लोगों के जो बुद्धि की जो क्षमता है उसका किस तरीके से विकास किया जाए, इसके लिए भी सरकारें क्या करती है, योजनाएं बनाती है। इसके लिए सबको योजना के लिए खर्चा लगता है, वो अपने अर्थव्यवस्था के लिए करती है। बहुत सारी जैसे स्कॉलरशिप की, रोड की ऐसी स्कीमें होती है जिनसे कि उसका लाभ भी उठाते हैं लोग, और वो सभी बौद्धिक उत्थान के लिए की जाती है। जैसे कि बच्चों को ये जो विभिन्न प्रकार की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप के रूप में जो पैसा दिया जाता है, ये इसी तरीके से का एक प्रोग्राम है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो समाज में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए, ये भी सामाजिक जो कल्याण का एक उद्देश्य हो सकता है। तो सामाजिक कल्याण में समाज में रहने वाले लोगों को, उनको जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो उनको आसानी से मिल जाए, तो यही एक सामाजिक कल्याण का बड़ा टॉपिक होता है। और बात करें सामाजिक न्याय दिलाना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय दिलाना। समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलाना भी एक आर्थिक जो योजना, हमारे
नियोजन का एक कारण है और इसके लिए भी एक उद्देश्य ये रखा जाता है। ये बी पॉइंट हमारा समाप्त होता है। बात करें सी पॉइंट की, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। अब नेक्स्ट है राजनीतिक उद्देश्य। तो राजनीतिक उद्देश्यों की बात करी जाए तो पहला हमारा पॉइंट है इसका, वो है आक्रमणों से सुरक्षा। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अपनी मिलिट्री है, फोर्स है, उसको, या जो बीएसएफ है, बॉर्डर पे काम करने वाले सैनिक है, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाए और उनको बड़ी मात्रा में हथियार है, अच्छी सुविधाएं दे, जिससे कि वो क्या है, दुश्मनों को वहीं रोक सके। तो इसके लिए भी एक हमारा ये नियोजन होता है, प्लान होता है कि दूसरा देश हम पे सीधा आक्रमण नहीं करे। तो इसके लिए भी बड़ी मात्रा में गोला बारूद, हथियार वगैरह खरीदते हैं। तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें दूसरे उद्देश्य की, तो वो है शक्ति प्रसार। तो शक्ति प्रसार में होता है कि हम किसी दूसरे देश पे हम भी आक्रमण कर सकते हैं और हम अपनी पावर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए भी ये हर देश है जो हम देखते हैं कई बार कभी युद्ध का इस परमाणु परीक्षण करते हैं, कभी इस मशीनों का, रॉकेटों का, इनका सबका बड़ी मात्रा में मिसाइलों का ये परीक्षण करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से खर्चा होता है, लेकिन ये एक तरीके से अपनी पावर दिखाने का काम होता है। तो ये भी एक उद्देश्य है, इसके लिए भी बड़ी मात्रा में खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो है शांति व्यवस्था। तो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भी कुछ ऐसे खर्चे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, जिससे कि क्या है, अर्थव्यवस्था में या पूरे अपने देश की तो होता है, विश्व स्तर पे भी होता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए एक दूसरे से जो देश है जो एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और इस तरीके से ये जो इसका उद्देश्य भी ये एक बन जाता है। और बात करें कि अर्थव्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सहयोग की बात करें कि जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे को सहयोग करे, ये भी एक उद्देश्य होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करोगे तो आपका विकास जो होगा कहीं ना कहीं आप पीछे नहीं आओगे। तो ये भी एक कारण है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। तो ये एक इसका पॉइंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यदि तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।